हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं जानता हूँ कि मैं चैप्टर रिव्यू में बहुत ज़्यादा लेट हूँ और मैंने पिछले वीडियो में रीज़न दे भी दिया था कि भाई मैं लेट क्यों हूँ। तो अगर तुम में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ब्लैक क्लोवर की मूवी का टीजर ब्रेकडाउन किया है तो एक बार वो ज़रूर देख लेना, उसमें मूवी से रिलेटेड मैंने बातें की हैं। तो नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर अभी कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी देख ही सकते हो, लेकिन देख ज़रूर लेना। और हाँ, इस वीडियो पर भी एक कमेंट ज़रूर करके जाना। लाइक तो तुम कर ही दोगे लेकिन कमेंट भी करके जाना ताकि वीडियो की रीच बढ़े, क्योंकि अभी काफ़ी डेट चल रहा है सब कुछ। तो एक कमेंट कर दोगे तो वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है मेरे लिए। बाकी रही चैप्टर की बात तो हम सीधा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर था इसमें ज़्यादातर फाइट्स थी, पूरी मतलब फाइट से भरा हुआ चैप्टर है, एक्शन ही है इसमें। कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा हमें कोई मिस्ट्री वगैरह या फिर कुछ बताया नहीं गया है। सिर्फ इसमें हमें आस्था की ट्रेनिंग दिखाई गई है जो कि वो इचिका के साथ करता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है पिछले चैप्टर की एंडिंग से, जहाँ पर आस्था जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है की तरह एंटी मैजिक को बाहर निकालने की और उसे कंट्रोल करने की, और वो इसमें सफल भी हो जाता है। वो बहुत सारे बम्बूस को कट आउट कर देता है पूरी तरीके से, जिसे देखकर रियू काफ़ी इंप्रेस होता है और फिर वो सोचता है कि आस्था को ऑलरेडी जो ज़ेतन है उस टेक्निक के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन ज़ेतन जो टेक्निक है वो तो अभी सिर्फ बेसिक है। अभी आस्था को इसके आगे और भी कुछ सीखना है। ये जो टेक्निक अभी वो यूज़ कर रहे हैं वो तो बस बेसिक है, अभी काफ़ी कुछ बचा है। और अगर आस्था को ये सब सीखना है तो उसे रियल बैटल में ही ये सीखना होगा, क्योंकि रियल बैटल सबसे बढ़िया तरीका है हर एक चीज़ को जानने का, उसे समझने का कि आखिर ये यूज़ कैसे होता है और ये प्रॉपर क्या है। तो आस्था और इचिका के बीच जो है बैटल शुरू होता है, और जिसमें आस्था थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो कैप्टन यामी की सिस्टर के साथ बैटल कर रहा है, और उसने अभी तक जो इचिका का बैटल देखे थे उसमें इचिका ज़रा भी सीरियस नहीं थी। उसे ऐसा लगता है, जो कि सही बात भी है, इचिका बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। उसने ईजिली बैंडिट्स को हरा दिया था और उसने ईजिली जो अपनी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी टेक्निक, वो उसमें भी उसने ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं किया था। तो अभी तक वो कहीं से भी सीरियस नहीं थी। तो आस्था भी इस बैटल के लिए तैयार हो जाता है एकदम, और वो अपने ब्लैक फॉर्म में जाता है। ये देखकर जो वहाँ मित्सुआ रहता है वो सोचता है तो यह है आस्था का फॉर्म और यह है उसका एंटी मैजिक। इस फॉर्म के इफेक्ट से ही वो जो भी मैजिक है यानी कि जो सोर्सरी है उसका, जैसे कि यहाँ लैंड ऑफ द सन में सोर्सरी कहा जाता है, तो सोर्सरी को इरेज कर देता है। तो इचिका जो होती है वो आस्था को कहती है कि क्या तुम इस बैटल को सीरियसली ले रहे हो। तो इस पर आस्था कहता है कि हाँ, मैं इस बैटल को सीरियसली ले रहा हूँ। तो उस पर इचिका भी कहती है कि ठीक है, फिर तो मुझे भी सीरियस होना चाहिए। और इसके बाद दोनों का बैटल शुरू होता है, जिसमें आस्था वैसे इचिका के खिलाफ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। इचिका के पास अपर हैंड होता है, वो आस्था की बैंड बजा रही होती है इजीली। हालांकि ज़्यादातर जो सीन्स है उसमें आस्था बस डॉज ही कर रहा है, वो अटैक नहीं कर रहा है। तो पता नहीं अटैक क्यों नहीं कर रहा। अटैक करता तो शायद हमें पता भी चलता कि दोनों के बैटल में स्ट्रेंथ में कौन जीत रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इचिका यामी की बहन है तो ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर साबित भी होते हुए दिखता है। आस्था बस पूरे बैटल में खुद को डिफेंड कर रहा है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर तुम ये देखो भाई कि जो इचिका है वो आस्था की इस ब्लैक फॉर्म की स्पीड को मैच कर रही है, और मैच ही नहीं कर रही बल्कि उससे भी ज़्यादा फास्ट है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो उसने सोर्सरी से अभी बढ़ा भी नहीं रखी, बिना सोर्सरी के ही उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आस्था को काफ़ी गहरी गहरी चोटें आ रही है, मतलब काफ़ी हाई डैमेज हो रहा है। इस फाइट के दौरान रियू जो होता है वो ज़ेतन टेक्निक के बारे में भी आस्था को बताता है फाइट करते करते, कि ज़ेतन जो टेक्निक है वो उसके यूज़र से निकल के आया है। ये जो वर्ड है ज़ेतन उसके यूज़र के नाम से या कहीं से निकल के आया है, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी सोर्सरी इतनी पावरफुल थी कि वो मतलब हेवेंस को, यानी कि मतलब आसमान को या जो समझ लो हेवेंस को भी वो स्प्लिट कर सकते थे। जैसे कि हमने उसे वन पीस में देखा होगा कि दो योंकों का जब क्लैश होता है तो कैसे जो हेवेंस होते हैं मतलब दो हिस्से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई एक पर्सन इस टेक्निक का यूज़ नहीं करता था, बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे जिन्होंने इस टेक्निक को मतलब क्या कहते हैं क्रिएट किया था, और उन्होंने हेवेंस को स्प्लिट किया है। कोई अकेले ने नहीं किया बल्कि काफ़ी लोगों ने किया है। फाइट आगे बढ़ती है और रियू जो है महसूस करता है कि आस्था जो है वो अपनी फाइटिंग में काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और जब आस्था कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो तो उसे डिफीट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा पल आता है जहाँ पर बंदा जो होता है रिलैक्स हो जाता है और अपने आप को मतलब डिफेंड करना भूल जाता है, और ऐसे ही आस्था के साथ भी होता है। और इचिका इसी मूवमेंट का इंतजार कर रही होती है, और रियू सोच रहा होता है कि जो लूशियस बंदा है वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन हमें भी उसके इसी पल का इंतजार करना है कि कब वो अपना गार्ड डाउन करे और उस पर एकदम पावरफुल अटैक हम कर सकें। हमसे यहाँ मेरा मतलब आस्था से है कि वो उस पर पावरफुल अटैक कर सके, क्योंकि मैन एनिमी तो भाई लूशियस है तो डिफीट तो उसे ही करना है। तो फाइनली आस्था जो होता है वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, और ऐसे में इचिका है इस पल का बिल्कुल भी मतलब फ़ायदा उठाना नहीं भूलती और एक जम के देती है यार मतलब आस्था को
एकदम ऐसी ज़ोरदार लात देते हैं कि मज़ा आ जाता है मतलब। और आफ्ता जो है वो काफ़ी दूर गिरता है और हम देखते हैं कि आफ्ता का जो ब्लैक फॉर्म है वो गायब हो जाता है। आफ्ता जो है खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि भाई इचिका कितनी ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो डेविल यूनियन का भी यूज़ करता तब भी उसे नहीं लगता कि वो इचिका को हरा पाता। लेकिन आफ्ता फिर भी जैसे जैसे खड़ा होता है और कहता है माँ दादा अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन शायद से यहाँ इचिका को भी पता होता है कि आफ्ता आगे क्या कहेगा, वही सरपास योर लिमिट्स वाली बात। और इसीलिए कि आफ्ता कहे उससे पहले इचिका आकर एक और सर में जोरदार धर देती है आफ्ता के, जैसे कि आफ्ता इस बार फाइनली पास आउट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस पर जो र्यू है वो इचिका को कहता है कि तुम्हें इतनी शक्ति की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इस पर इचिका कहती है कि यह एक रियल बैटल है तो उस पर दुश्मन नरमी नहीं बरतेगा। लेकिन र्यू आगे कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम जानती हो कि इस कंट्री में गिनती गई कुछ ऐसे बंदे हैं जो इचिका से इस तरह की फाइट करने के बाद ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदा खड़ा भी रहा और तुम्हें दूसरी बार अटैक करने की ज़रूरत पड़ी। तो बंदा काफ़ी टफ है और अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, हमें काफ़ी कुछ देखना बाकी है। और यहीं पर इसी के साथ चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। तो पूरा चैप्टर मैंने जैसा बताया एक्शन से भरा था, चैप्टर में ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं थी, ना ही हमें की के बारे में इस चैप्टर में वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिली। बस जो वेक्टन टेक्निक थी वो कहाँ से क्रिएट हुई वही हमें बताया गया, बाकी की के बारे में और ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पता चली। बाकी ओवरऑल चैप्टर अच्छा था, मैं इसको रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10 की, क्योंकि एक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये शो करता है कि अभी भी इचिका कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आफ्ता के मुकाबले। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि भैया इचिका बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि आफ्ता ने यहाँ कहा कि डेविल यूनियन में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इचिका क्या डेविल यूनियन जितनी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इचिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो यामी से भी स्ट्रॉन्ग होगी या फिर डेविल यूनियन में भी आफ्ता हरा नहीं सकता, तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। तो मैं तुम लोगों को एक बार वापस क्लियर कर दूं कि आफ्ता जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बंदों के खिलाफ जो है वो काफ़ी वीक है। और ऐसा पहले भी मांगा में एक्सप्लेन कर दिया गया है। जब आफ्ता वर्सेस वेत्तो की फाइट हुई थी उसमें भी वेत्तो कहता है कि तुम उनके खिलाफ कमज़ोर हो जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ तुमसे ज़्यादा है। तो यहाँ ये क्लियर होता है कि इचिका की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आफ्ता से ज़्यादा है और वो क्लोज कॉम्बैट में भी आफ्ता से ज़्यादा माहिर है, क्योंकि डेफिनेटली वो आफ्ता से ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है उसके पास। तो डेफिनेटली क्लोज कॉम्बैट में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, तो स्ट्रॉन्ग हो गई। और इसीलिए जब आफ्ता वर्सेस लूशियस की फाइट हुई थी तो उसमें भी लूशियस ने कहा था कि भाई आफ्ता जो है वो क्लोज कॉम्बैट में वीक है, और इसीलिए लूशियस ने मैजिक फाइट को छोड़कर क्लोज कॉम्बैट वाली बैटल अपनाई थी। ओवरऑल चैप्टर ठीक ठाक था, फाइट भी ठीक थी, मैंने एंजॉय किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर इससे बेटर हो और नेक्स्ट चैप्टर में हमें की मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा बताया जाए, या फिर और भी अच्छा होगा अगर सिनेरियो को शिफ्ट किया जाए क्लोवर किंगडम की ओर और हमें क्लोवर किंगडम में अब क्या हो रहा है वो दिखा जाए, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैप्टर तुम्हें कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। इसके अलावा मुझसे बात करना चाहो तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर फॉलो कर लो। सो दैट बीइंग सेड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।